Good evening. Good evening. Manjeet, how was your paper? कैसा रहा एग्जाम तुम्हारा? क्वेश्चन पेपर तो वैसे इजी था, बहुत टफ नहीं है, वो पढ़ी नहीं होगी ना, इसलिए वो इसलिए लगती है क्योंकि जब आप पहली बार पढ़ते हो ना, खासकर तो दिक्कत होती है। अभी तक अपन ने क्या कर लिया था? इकोनॉमी में आई थिंक हमने कर लिया था, बार्टर कर लिया था, बार्टर सिस्टम, है ना। बार्टर सिस्टम हमने देखा था कि कैसे लोग ट्रेड करने के लिए एक दूसरे को अपनी जो भी उनके पास चीजें होती थी ना, उनका उनसे ट्रेड कर रहे थे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पास गेहूं है तो गेहूं से ट्रेड कर रहा है, किसी के पास मक्की है तो मक्का से कर रहा है, किसी ने XYZ पैदा किया है तो वो उससे कर रहा है ना। तो इस तरह से ट्रेड हो रहा था। हमने उसके चैलेंजेस भी देखे थे कि क्या चैलेंजेस थे, है ना। जैसे कि वो डिविजन ऑफ लेबर, मतलब जो आपका श्रम है ना। श्रम को वो कहते हैं ना कि जब तक, मतलब आप अगर कोई चीज कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप हर चीज में 10 नाव की सवारी करने की कोशिश करेंगे तो आप फिर कहीं नहीं पहुंचेंगे, है ना। आपको सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है कि आप एकाग्र होके एक ही तरफ रहें, है ना। तो अगर सिमिलरली अगर आप 10 नाव पे सवारी करोगे, ठीक है, तो कहीं नहीं पहुंचोगे। तो सिमिलरली क्या था कि वो भी जो बार्टर सिस्टम था ना, वो श्रम विभाजन को मोटिवेट नहीं करता था, डिवीजन ऑफ लेबर को मोटिवेट नहीं करता था, है ना। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। साथ में हमने ये भी देखा था कि वो सारी कमोडिटीज, वो सारी चीजें जो खराब हो सकती हैं, है ना, क्योंकि अब इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता था राइट पर्सन ढूंढने के लिए जो आपसे आपका सामान खरीदे, है ना। डबल कोइंसिडेंस ऑफ एन एवोन्स देखा था कि मतलब दोहरी दोहरा संयोग होना चाहिए, है ना, कि मतलब जो चीज तुम्हारे पास है वही सामने वाले को भी चाहिए, ठीक है। अपन ने ये सब देखा था, राइट। तो बार्टर सिस्टम हमने पढ़ लिया। अब बार्टर सिस्टम में जब ये सारे चैलेंजेस आ रहे थे तो लोगों ने क्या डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, ठीक है। चीजें जो होती है ना, जैसे कमोडिटी मनी जैसे चीजें थी, जैसे कोकोआ बीन्स हो गए, है ना। हमने देखा था वेल के दांत थे, है ना। बियर की खाल हो गई थी, है ना। आप लोगों ने गांव वगैरह में देखा होगा कि कौड़ियां जो होती थी ना, कौड़ियां, आजकल आपने ये मुहावरा भी सुना होगा, कौड़ियों के भाव, ठीक है। तो एक टाइम पे जो कौड़ियां थी ना, कौड़ियां भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ करती थी, ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ करती थी, कौड़ियां भी लोग यूज करते थे। कौड़ी देखा है, वो सीप टाइप जो होती है, ठीक है, वो हो गई, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने सोचा यार ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, इसमें भी, है ना, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि दिल्ली में तो चलो कौड़ियां चल रही हैं बट मेरठ में नहीं चल रही हैं, है ना। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड पॉसिबल नहीं था, ठीक है। अब कोई ना कोई तो होना ही चाहिए ना उसको सुपरवाइज करने के लिए, गारंटी देने के लिए कि नहीं भाई साहब ये बिल्कुल जेन्युइन है ना। तो लोगों ने क्या किया, सिक्के ढालने शुरू कर दिए, है ना। सिक्के ढालने शुरू कर दिए। तो सिक्कों के बारे में हमने पढ़ा था बीच में कि आपने मैंने बताया था कि आपको जो सिक्के होते हैं ना, सिक्के का जो मेटल होता है ना, उसकी भी अपनी वैल्यू होती है, ठीक है। तो सिक्के में दो वैल्यू होती है। एक वैल्यू तो होती है कि जो उसके ऊपर आपने लिख दिया है। सो फॉर एग्जाम्पल आपने एक सिक्का लिया, ठीक है, सिक्के के ऊपर आपने 5 रुपए लिख दिया, ठीक है। एक सिक्का लिया, सिक्के के ऊपर अपन ने कुछ 5 रुपया लिख दिया है, ठीक है। तो सिक्के के ऊपर जो आपने 5 रुपया लिख दिया, वो तो आप उसकी वैल्यू होगी, जो वो वैल्यू है जो उस पर लिखी गई है, लिखी हुई वैल्यू है, ठीक है। और दूसरी वैल्यू जो उसमें सिक्के में है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हमसे बोलते थे। तो सिक्का आपने लिया ना, फॉर एग्जाम्पल ये सिक्का है, ठीक है। सिक्के पे मान लेते हैं आपने 5 रुपए लिख दिया, तो 5 रुपए जो है जिसपे आपने लिख दिया है, तो इसका मतलब डिस्प्ले वैल्यू बोल सकते हो या फिर अंकित मूल्य बोल सकते हो, जो जिस रुपए की ट्रांजैक्शन ये करेगा, 5 रुपए की। लेकिन जिस मेटल का ये बना हुआ है ना, उसकी भी तो कुछ वैल्यू होगी। तो जिस मेटल
इतने वेट का जो मेटल है जिसकी वो जिसकी उस मेटल की जितनी वैल्यू होगी उसको आप क्या बोल रहे थे? आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक मूल्य, ठीक है। और इसका डिस्प्ले हो गया था, ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे आपने देखा कि राजा बहुत मजबूत हुआ करते थे, जब राजा मजबूत हुआ करते थे वो सोने चांदी के सिक्के चलवाया करते थे। जैसे कुषाण किंग हो गए, इंडो ग्रीक आपके हो गए, गुप्ता किंग हो गए, है ना। हमने गुप्ता किंग के सिक्कों की हमने बात करी थी, जहां पे आपने देखा होगा कि बहुत ही स्पेक्टेकुलर कॉइन्स उन्होंने बनाए थे, है ना, जिसमें वो देखो कि राजा जो है उन सिक्कों पे छपा हुआ है, मतलब वो वीणा वीणा बजा रहा है अपनी रानी के साथ, है ना। ये चीज अपन ने देखी थी, ठीक है। उसके बाद फिर हम आ गए थे पेपर मनी पे भी आ गए थे, है ना। पेपर मनी पे अभी तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन हम उससे पहले देखे थे हमने मनी के जो फंक्शंस थे ना, ठीक है, कि जो आपकी मुद्रा है उसके कितने फंक्शन होते हैं। तो हमने 3 तरह के फंक्शंस देखे थे, ठीक है। तो 3 तरह में फंक्शन में क्या था हमने देखे थे, प्राथमिक प्राइमरी फंक्शन देखे थे, सेकेंडरी फंक्शन देखे थे, और कंटेंजेंट फंक्शन देखे थे। प्राथमिक, ठीक है, द्वितीयक और प्रासंगिक कार्य, ठीक है। सो मंजीत कुछ याद है प्राइमरी फंक्शन कौन कौन से थे? प्राइमरी फंक्शन जो थे उसके प्राथमिक कार्य जो हमने पढ़े थे, वो प्राथमिक कार्य कौन कौन से थे? जरा प्रकाश डालें। करेक्ट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और एक और था मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शन में क्या क्या था पीयूष? मंजीत देख के तो नहीं बता रहे हो? होप तुम्हें याद है ये। पीयूष, सेकेंडरी फंक्शंस क्या क्या थे, उसके द्वितीय फंक्शन कौन कौन से थे? स्टोरेज, या सेकेंडरी या सहायक कार्य कौन कौन से थे? मैंने बताया था STD करके, कल बताया था, ताकि आपको याद रहे। S4 स्टोरेज तो बता दिया तुमने। T और D से क्या था? डेफर्ड, डेफिसिट नहीं, डेफर्ड डेफर्ड डेफर्ड, मतलब डेफर्ड बोले तो कि आप गए दुकान पे, आपके पास पैसे नहीं है और आपको आईफोन खरीदने का है। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि आईफोन बोला उसने 2 लाख रुपए का, ठीक है। तो आपने क्या किया, 2 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट्स बनवा ली, किस्तें बनवा ली, जिसको बोलते हो डेफर्ड पेमेंट, ठीक है। चलो, डेफर्ड पेमेंट हो गई, और क्या था? जिसको जो चाहिए वही उसको मिलना, ही नहीं समझ आया मेरे को। अप्रैल, अपनी 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 आपकी, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बच्चे, गलत जा रहे हो। नो 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 नो, दैट इज नॉट करेक्ट। चलो मैं कुछ और ट्राई करता हूँ, आई थिंक तुम लोग को समझ नहीं आया है। लेट मी ट्राई अनदर वर्ड। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, गाड़ी है, ठीक है, कार है,
सो कार का ठीक है, कार जो है, आपको क्या लगता है इसका मेन काम क्या होता होगा? इसका मेन काम क्या होता होगा? अरे वो तो बार्टर की चीजें बता रहे हो बच्चे, मैं पूछ रहा हूँ कि जो आपका जो मुद्रा है, जो मनी है ना, इसके हमने पढ़े थे प्राइमरी, सेकेंडरी और कंटिजेंट फंक्शन पढ़े थे। प्राइमरी में हमने देख लिया, एक तो ये है आपका विनिमय का माध्यम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, और एक आपका ये मेजरमेंट ऑफ वैल्यू करता है, ठीक है। दो हमने प्राइमरी पढ़ लिए थे, सेकेंडरी अपन ने पढ़ लिए, ठीक है। तो अभी वही मैं समझाने दोबारा कोशिश कर रहा हूँ, इस पर आप कंफ्यूज हो रहे हो। कार जो है ना, हम सबके पास, मतलब कार नहीं होगी तो आपके पास, ठीक है, आपने कभी नहीं ट्रैवल तो नॉर्मली किया ही है गाड़ी वाड़ी में, ठीक है। तो कार का मेन फंक्शन क्या है? मतलब स्पीडी, एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब ट्रांसपोर्ट, है ना। भाई कार का क्या फंक्शन है? कार का यही फंक्शन है ना कि आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, वो भी मतलब स्पीड के साथ, जल्दी टाइम से पहुंच जाए, है ना। यही मेजरली कार क्या होते हैं। अगर आपके दिमाग में कार आती है, ठीक है, तो कार जब आप सोचते हैं ना कार के बारे में, तो आप यही सोचते हैं ना कि हाँ, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मुझे कार चाहिए होगी। ऐसा तो नहीं है कि मतलब मैं कार में बेडरूम बना लेता हूँ या फिर मैं कार में एसी लगा के सो जाऊं, ऐसा तो कुछ नहीं, कोई नॉर्मली नहीं सोचता। मतलब एक्सीजेंसी को अलग छोड़ दो, कहीं आप बाहर बूर घूमने गए हो, है ना, अचानक से आप गाड़ी में ही सो गए हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। मतलब यूजुअली, मतलब नॉर्मल रूटीन के अंदर, ठीक है, तो आप कार का जो मेन फंक्शन जो होता है वो यही है कि ट्रेवल करना, फास्ट ट्रेवल, ठीक है। अब कार के अंदर आपका जो फास्ट ट्रेवल तो हो गया है, राइट। अब जैसे कार के अंदर अभी हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे कि एसी चल रहा है, नहीं चल रहा, है ना। जब आप चल रहे हो ज्यादा झटके वटके तो नहीं लग रहे हैं, है ना, शॉक वॉक तो नहीं लग रहा, है ना। मतलब शॉक वॉक लगे तो क्या होगा, मतलब एकदम से झटके बहुत सारे लगेंगे। स्मूथ राइड होनी चाहिए, अपन लोग बोलते हैं ना, ठीक है, स्मूथ राइड सी होनी चाहिए, है ना। और दूसरी चीज क्या अपन देखते हैं आजकल कि भाई साहब देखो, सेफ्टी भी होनी चाहिए, उसमें सेफ भी होना चाहिए। पता लगे आप घर घर से निकले कि यहाँ बाहर जा रहे हैं, पता लगे वहां पे कड़क सिंह नाम का एक चोर आ गया, मुंह वूह बांध के आया था, पिस्टल दिखाई और लूट लिया आपको। तो जो कार के तुम्हें दिख रहे हैं, एसी है, ठीक है, शॉक है, ये मतलब शॉक वॉक ना लगे, आपकी राइड स्मूथ हो, ये सब कुछ क्या है? ये इसके सारे के सारे सेकेंडरी फंक्शन है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये फंक्शन ना भी हो, अगर ये फंक्शन ना भी हो, तब भी कार जो है, तब भी जो है कार का मतलब जो मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, वो कर सकती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो बेसिक फंक्शन है मनी के, वो हमने देख लिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। जो प्राइमरी फंक्शन ये है कि भाई मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं होगा, मान लेते मुद्रा विनिमय का ही माध्यम नहीं है, ठीक है, तो ये कोई और हो सकता है क्या? मतलब और कोई फंक्शन वो कर सकती है क्या, बताओ। पता लगे कल को मोदी जी आए, बोलेंगे आज से हमारी दुनिया, हमारे देश में रुपए की जगह मतलब कुछ नहीं चलेगा, कल से आपके यहाँ बार्टर सिस्टम चल जाएगा, है ना। तो क्या होगा? सीधा सीधा क्या होगा? एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, विनिमय नहीं हो सकता, राइट। तो प्राइमरी फंक्शन जो है ना मनी का, कि एक तो वैल्यू नापती है, हर चीज की वैल्यू नाप लेती है, भाई जितना आपने काम किया उस हिसाब से आपको पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। सेकेंड हैंड गाड़ी लेने जा रहे हो आप, उसकी वैल्यू नाप लेती है वो। कोई प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हो, प्रॉपर्टी का रेट वो नाप लेती है, मतलब मेजरमेंट ऑफ वैल्यू कर लेती है, ठीक है। साथ में क्या होता है? साथ में उसका सेकेंडरी फंक्शन है, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शन में क्या है? स्टोर, मतलब आप पैसे को स्टोर करके रख सकते हो। कहने का मतलब ये आपने बड़ी सारी मेहनत करी, ठीक है, तो आपने क्या किया, वो जो मेहनत आपने की है वो पैसे के टर्म पे आपने, आप स्टोर करके उसको रख लेते हो, आप घर में रख लेते हो, आप बैंक में रख लेते हो, है ना। इसी तरह से कोई सोल्जर फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज वो कश्मीर में कहीं पे बेचारा पोस्टेड है, ठीक है, वहां से वो पैसे जो है अपने घर नीचे भेज देता है,
लेट्स सपोज कन्याकुमारी में उसका फैमिली रहता है, राइट? तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू क्या है? सेकेंडरी फंक्शन है ना उसका। ठीक है, अगर ट्रांसफर नहीं भी हो रहा होगा, नहीं हो रहा हो, घर जाएगा किसी तरह से बेचारा, देके आ जाएगा, बट उसकी प्राइमरी चीजें तो रहेंगी ना। ठीक है, अब इसी तरह से मीडियम ऑफ एक्सचेंज है तुम्हारा, ठीक है, वैल्यू ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू है, इसके बेसिस पे क्या हो रहा है, आप डेफर्ड पेमेंट भी ले पा रहे हो, है ना, स्थगित भुगतान जिसको आप बोल रहे हो, कि आपके पास अभी पैसे नहीं है, आप बाद में उसका भुगतान कर दोगे आसान किस्तों में। ठीक है, स्थगित स्थगित भुगतान या डेफर्ड पेमेंट, ये क्या हुआ आपका सेकेंडरी फंक्शन हो गया। ठीक है, इसी तरह से कार में क्या होता है, कार जो होती है, ठीक है, आपने देखा होगा कार जो है ना ओला उबर में भी चलती है, ओला उबर में देखा है चलते हुए। ठीक है, तो उसमें क्या, ये अब क्या कर रही है, कि बेसिकली आपको पैसे कमा कमा के भी दे रही है, तो इसका क्या हुआ, कंटिंजेंट फंक्शन हो गया, प्रासंगिक कार्य हो गया। ठीक है, कुछ लोग मतलब खाना वाना भी हो सकता है इससे ही डिलीवर करने लगे, तो उसके क्या हो गए, कंटिंजेंट फंक्शन हो गए, प्रासंगिक कार्य हो गए। ठीक है, इसी तरह से जो पैसा था, पैसा अपन ने पैसे के लिए क्या देखा, उसका प्राइमरी फंक्शन देखा। प्राइमरी फंक्शन क्या था, तुम्हारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। ठीक है, हमने सेकेंडरी या फिर सहायक कार्य उसके देखे, सहायक कार्य में अपने क्या क्या देखा, स्टोरेज ऑफ वैल्यू, स्टोरेज ऑफ वैल्यू देखा, ट्रांसफर देखा, और डेफर्ड पेमेंट देखी। इधर तक क्लियर की है कि नहीं? स्थगन भुगतान, डेफर्ड पेमेंट को बोलते हैं अपन। ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण, मूल्य का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह हो गया। ठीक है, धन का संचय, राइट, अब तब कर पा रहे हो ना जब देयर इज अ मनी इन प्लेस। क्लियर 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 है, क्लियर है। अल्फा बीटा, टेल मी इफ इन केस इट इज क्लियर। ठीक है, अब आते हैं कंटेंजेंट, जो प्रासंगिक कार्य थे। ठीक है, प्रासंगिक कार्य में हमने देखा, जैसे आपके शेयर मार्केट है ना, आपकी शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, शेयर वगैरह आप दे रहे हो। ठीक है, तो वहां पे एक्चुअली वैल्यू क्या है, इसका एक कंटेंजेंट प्रासंगिक कार्य ही है ना। ठीक है, शेयर मार्केट हो गया, शेयर मार्केट के साथ साथ आपको दिखेगा जो आपके मतलब कोई प्रोडक्शन करने के लिए जो आप फैक्टर्स लेके आते हो। ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं, जो उत्पादन के कारक, जैसे लेबर हो गई, है ना, लेबर हो गई, कैपिटल हो गया, है ना, बिल्डिंग बिल्डिंग ले चाहिए होगी, लैंड वगैरह चाहिए होगी। ठीक है, ये सारे किसकी मदद से आप ले रहे हो, पैसे की मदद से। तो जो पैसे की मदद से आप ले रहे हो, ये क्या है, इसका सहायक कार्य तो नहीं, इसका सेकेंडरी फंक्शन है, सॉरी कंटिंजेंट फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है, आपने देखा होगा जो मतलब पैसा, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे देश के अंदर ना, हमारे देश के अंदर बहुत सारे मतलब ऐसे लोग भी हैं जो मतलब बहुत अमीर है, जैसे लाइक टाटा अंबानी हो गया, है ना, टाटा है, अंबानी है, बिरला है, मतलब उनकी बहुत बहुत इनकम रहती है। ठीक है, तो अब दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ हमारे छोटे छोटे बेचारे किसान भाई लोग हैं, है ना, जिनके पास पैसा वैसा नहीं है, राइट। हम लोग क्या करते हैं उनको, अभी आपने देखा होगा जो प्रधानमंत्री ने स्कीम चलाई हुई है ना, 6,000 रुपए जहाँ पे साल के मिलते हैं किसान भाइयों को, समझ रहे हो। ठीक है, मतलब काफी गरीब लोग भी हैं, ठीक है, बहुत पुअर लोग भी हैं, है ना, और एक तरफ हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं। तो आपने देखा होगा जो टैक्स है ना, इनकम टैक्स जो होता है, आपने देखा होगा जो अमीर लोग हैं उन पे 30 से 35% टैक्स लगता है, सरचार्ज भी हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स में आपको, अब अभी तो आपको पता है 30% का स्लैब होता है। ठीक है, सरचार्ज वगैरह बहुत कुछ लगता है। ठीक है, और जो गरीब लोग होते हैं जिनकी टैक्सेबल इनकम नहीं, उनके उन पे इनकम टैक्स नहीं लगता। मैं अभी डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ, जैसे इनकम टैक्स वगैरह हो गया ना। ठीक है, तो उन पे उन लोग पे टैक्स नहीं लगता। तो ये अभी जो मनी है, इसका एक कंटेंजेंट फंक्शन ये भी है कि क्या करता है, रीडिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। ठीक है, जो आपकी पैसे है ना, ठीक है, जो आपका मनी है, ठीक है, जिस तरह से ये होल्ड हो रखा है,
ठीक है, वो राष्ट्रीय जो आय है, आपकी नेशनल इनकम है, उसकी पुनः वितरण में मदद करता है ना? जैसे कि अमीर लोग हो गए, उन पे 30% टैक्स लगेगा। जो बेचारे बीच में है ना? टीचर वीचर है, ठीक है, जिनकी इनकम मतलब बहुत बहुत ज्यादा नहीं है बट मिडिल में आती है, तो 5 से लेकर के 20% तक टैक्स लगता है। गरीबों पे 0% टैक्स लगता है। ठीक है, तो ये जो मनी होती है ना, मनी हेल्प करता है, मतलब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है कि जो गरीब होंगे उन पे कम टैक्स लगेगा, 0%, है ना? मिडिल क्लास पे कितना लगता है? 5 से 20% के आसपास टैक्स लगता है, ठीक है, 7.5 लाख रुपए के आसपास। ठीक है, अगर आपकी इनकम है तो फिर आपको टैक्स वैक्स नको देना पड़ता। पढ़ा नहीं है? ठीक है, क्लियर है? तो अभी आपने देख गया प्राइमरी फंक्शन क्या था उसका। प्राइमरी फंक्शन ये था कि मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, ठीक है, पहला। दूसरा क्या था? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हिंदी माध्यम के लिए। ठीक है, पहला फंक्शन क्या था उसका? प्राइमरी फंक्शन किया था मूल्य का मूल्य का मापन, दूसरा विनिमय का माध्यम। ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन में क्या था? धन का स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब मूल्य का संचन, ट्रांसफर वैल्यू स्थानांतरण, डेफर्ड पेमेंट स्थगन स्थगित भुगतान। ठीक है, क्लियर है? कंटिंजेंट फंक्शन में क्या आ गया? जैसे उत्पादन के लिए आपको जमीन चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, इनको भी आप क्या कर सकते हो? मनी से माप सकते हो। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि ये क्या करता है, जो आपकी शेयर मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक है, वो उसका भी बेस क्या है? आपका पैसा ही है ना? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम में मदद करता है, अपन लोग ने ये भी पढ़ा। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। गाइस मैं जानबूझ के पीपीटी नहीं ला रहा, सो दैट ये है कि जब मैं लिख रहा होता हूँ ना, तो आपको भी थोड़ा सा समझ रहेगा। ये आप थोड़े नोट्स बना लेना, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आप लोग एंगेज रहोगे। ठीक है, बाकी मैं आपको जैसे ही कोई लेक्चर खत्म होगा ना, तो आपको नोट्स दे दूंगा मैं। ठीक है, जैसे ये इकोनॉमी वाला चैप्टर अपना खत्म होगा ना, तो उसके नोट्स अपन दे देगा तुमको। सेम पॉइंट कौन से वाला? कौन से वाला पॉइंट? रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला? अभी क्या, अभी तो मैंने बताया कि आप थोड़ा जो भी मैं बोल रहा हूँ ना क्लास के अंदर, अपने रनिंग नोट्स बनाते रहना। अच्छा, किसान वाला? मैं ये बोल रहा था कि जो आपका पैसा है ना, जो आपकी मनी है ना, ये आप हेल्प करता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में भी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम में भी। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल हो क्या रहा है, जिसके पास ज्यादा पैसा आ रहा है ना, वो ज्यादा टैक्स दे रहा है। ठीक है, और जिसके पास कम पैसा आ रहा है वो कम टैक्स दे रहा है, और जो बेचारा टैक्सेबल इनकम नहीं है, ठीक है, उसको बिल्कुल ही नहीं देना पड़ रहा है। मैंने किसानों को एग्जांपल दिया था तुम्हें, किसानों को हम जो पैसे दे रहे हैं ना, 6,000 रुपए, मैंने गरीब का एक एग्जांपल दे रहा था। ठीक है, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम की बात कर रहा था। पेंशन नहीं है भाई, वो सब्सिडी है। 6,000 रुपीज जो उनके अकाउंट में जाते हैं ना, वो पेंशन थोड़ी है। क्लियर है? कूल है। अब आगे चलते, थोड़ा सा और आगे बढ़ते तो हमको पता लगता, ठीक है, एक टॉपिक आता, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, पैसों का चक्रीय प्रवाह, वो क्या होता है? और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, सॉरी इनकम लिख दिया था। क्या लिखोगे? पैसों का चक्रीय प्रवाह। तो क्या हिंदी लिख रहा हूं मैं, मोती के दाने।
तुम लोग को दिख रहा है? तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखना पड़ेगा। लिखा तो सही है, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, पैसों का चक्रीय प्रवाह। दिख रहा है? पढ़ने में भी आ रहा है? पढ़ने में आ रहा है? दिख रहा है बट थोड़ा नीचे लिखें। ठीक है, ओके। सो अब एक बात बताओ, यहाँ पे ना हम लोग हैं, ठीक है, जिसको आप एक बार को बोल सकते हो हाउस होल्ड, मतलब लोग बाग, हमारे जैसे लोग, ठीक है। और इधर मान लेते हैं कोई बिजनेस है, कोई व्यापारी है, ठीक है जी। ये अपन लोग हैं इधर, और इधर बिजनेस है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई सर्विस खरीदी, मान लेते हैं यहाँ, मान लेते हैं ये जियो है, ठीक है, और ये हम लोग हैं। हमने क्या किया, हम जियो का इंटरनेट यूज करते हैं, जियो का सेल फोन यूज करते हैं, है ना, जियो का फोन यूज करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी खर्चा कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, वो सारा का सारा का मान लेते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर, मतलब पूरे देश के अंदर सिर्फ दो ही है, बिजनेसमैन जियो है और हम लोग हाउस होल्ड है। तो यहाँ से किधर जा रहा है पैसा, इधर जा रहे हैं, जा रहा है पैसा। उसके बाद क्या हो रहा है कि कुछ लोग इधर भी काम कर रहा होगा, लोग, है ना, हाउस होल्ड वाले लोग इधर काम कर रहा होगा ना इधर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, फिर इधर से मनी इधर जा रहा है। मैंने बहुत सिंपल समझाया है कि मतलब अभी हमने ये देख रहे हैं कि देश के अंदर सिर्फ एक ही बिजनेस है और एक हाउस होल्ड है, ठीक है। किस तरह से पैसा हाउस होल्ड से बिजनेस की तरफ जा रहा है, किस तरह से बिजनेस से हाउस होल्ड की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसी को आप क्या बोलते हो, पैसों का चक्रीय प्रवाह या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। इधर क्लियर हुआ है ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ठीक है। अब हो क्या रही है, हाउस होल्ड क्या कर रहा है, मतलब यहाँ पे कोई मान लेते हैं बीच में ना कोई बैंक बैंक भी है, ये बैंक है, ठीक है। तो हाउस होल्ड जो उनकी सेविंग्स होंगी, ये लोग क्या करेंगे, बैंक में डिपॉजिट करेंगे। बैंक क्या करेंगे, इनको लोन दे देता है, ठीक है। ये समझ आ रहा, सर्कुलर फ्लो समझ आ गया, सर्कुलर फ्लो समझ आया, मतलब हाउस होल्ड है, मतलब घर बार है, ठीक है। बिजनेस टू हाउस होल्ड, अरे यार तुम फॉर एग्जांपल जियो में कोई काम करता होगा, जियो के अंदर मान लेते हैं मंजीत है, मंजीत का घर है, ठीक है। और मंजीत के फादर जो है वो जियो में जॉब करते हैं, ठीक है। मंजीत ने क्या किया, इंटरनेट यूज किया, फोन यूज किया, सब कुछ यूज किया। अभी हम सिर्फ ये समझने की कोशिश, हम सिर्फ ये कंसिडर कर रहे हैं कि एक इस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर सिर्फ एक एक बिजनेसमैन है जो जियो है, और एक हाउस होल्ड है जो मंजीत का घर है, ठीक है। मंजीत ने यूज किया, इंटरनेट यूज किया, फोन यूज किया, ठीक है, रिचार्ज रिचार्ज कराया, ठीक है। सारा पैसा किधर गया, जियो के पास गया, ठीक है। मंजीत के फादर जियो में नौकरी कर रहे हैं, जियो ने क्या किया, जो भी सैलरी जो कुछ भी दिया था वो मंजीत के फादर को दे दिया, ठीक है। मंजीत की फैमिली में कुछ एक्स्ट्रा इनकम थी, उन्होंने क्या किया, या तो बैंक में डिपॉजिट कर दी, बैंक ने क्या किया, वो पैसा जियो को उठा के लोन में दे दिया, या फिर मंजीत के घर वालों ने क्या किया, जियो कंपनी के शेयर वेयर खरीद लिए। समझ आ रहा है, मतलब फ्लो कैसा हो रहा है, हाउस होल्ड रिचार्ज रिचार्ज करके बिजनेस को दे रहा है, बिजनेस से पैसा इधर कैसे जा रहा है। अब जैसे शेयर वेयर खरीद रखे हैं, शेयर वेयर खरीद रखे हैं आपने, शेयर खरीद रहे हैं तो क्या उसको देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा, है ना, डिविडेंड वगैरह देना पड़ेगा। या फिर आपने बैंक को दिए थे पैसे, बैंक ने उसको लोन दिया, है ना, तो अब बिजनेस क्या करेगा,
उस लोन प्रिंसिपल को वापस करेगा तो इंटरेस्ट किसको देगा? बैंक को देगा, बैंक इन रिटर्न आपको पैसे देगा। समझ आ गया? तो ये क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इसी को बोलते हैं हम पैसों का चक्रीय प्रवाह या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसी तरह से एक इकोनॉमी सिस्टम में, ठीक है, एक इकोनॉमिक सिस्टम में बड़े सारे चक्र चलते रहते हैं, बट मोटा मोटा क्या है, यही होता है। हाउस होल्ड्स होते हैं, वो सर्विसेज यूज करते हैं, बिजनेसेस को पे करते हैं, बिजनेस डिविडेंड, इंटरेस्ट, सैलरीज, बहुत सारी चीजें पे करके किधर? हाउस होल्ड को दे रहे होते हैं। तो मतलब ये चक्कर कुछ ऐसा ही चलता रहता है। यहां तक क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, अगर पैसा नहीं होता, अगर ये मतलब पैसा ही नहीं होता सिस्टम के अंदर, तो क्या ये सर्कुलर फ्लो हो पाता? पैसों का चक्रीय प्रवाह कुछ हो पाता? नको हो पाता। समझ गए? तो सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी हो रहा है उस, अगर पैसे नहीं हो तो क्या हो गया? कंटीजेंट फंक्शन हो गया ये। ठीक है, चलें आगे बढ़े। आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे बढ़े। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते आगे। सो कमोडिटी मनी अपन ने कर लिया, मेटेलिक मनी अपन ने कर लिया था। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, बहुत छोटी सी है बट दिमाग लगाना। दिमाग क्या लगा रहा है? जैसे पहले क्या था, पहले हमारे पास ना मेटेलिक मनी थी। मेटेलिक स्पेलिंग सही है, गलत कर दिया मुझे लग रहा है। मेटेलिक एम ही होता है। मेटेलिक मनी धातु मुद्रा जो थी, मतलब सिक्के विक्के हम बनाते थे, मेटल के बनाते थे, सोने वोने के बना लेते थे। सपोज मान लेते हैं गोल्ड कॉइन्स ही है। ठीक है, सो लेट्स सपोज मार्केट है। ठीक है, मार्केट के अंदर ये, यार ये आम बना कैसे? ये कुछ आम है यार, मतलब समझ जाना, मतलब बना दिए मैंने। ठीक है, लेट्स सपोज मार्केट में आपके पास 10 गोल्ड कॉइन्स है। ठीक है, और ये कुछ मतलब दुनिया में सिर्फ खरीदने के लिए आपके पास सिर्फ आम ही है। ठीक है, अगर मार्केट में 10 गोल्ड कॉइन्स हैं और सबके पास एक एक कॉइन है, मान लेते हैं, लेट्स सपोज ये कुछ 10 बंदे हैं। ठीक है, किसी के पास एक है, किसी के पास 2 कॉइन्स हैं, ऐसे करके किसी के पास 3 कॉइन्स है, मतलब इस तरह से। ठीक है, अब मार्केट में लेट्स सपोज ये एक ही का है, मतलब एक एक गोल्ड कॉइन का है। ठीक है, अब क्या है, मतलब लिमिटेशन है, मतलब जितना गोल्ड कॉइन, जितना गोल्ड रहेगा, है ना, जितना आपके पास गोल्ड रहेगा आप उतने ही सिक्के बना पाएंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि मतलब गोल्ड जो है ना था मौजूद है, जितने मर्जी आप सिक्के बना सकते हैं, आप बना लीजिए। सो कहने का मतलब ये है कि जब धातु जो है जिसके सिक्के आप बना रहे हैं वो अनलिमिटेड मौजूद नहीं है, वो लिमिटेड है, जिसका मतलब हो गया कि आप मार्केट में भी सिक्के जो है अनलिमिटेड नहीं पहुंचा पाओगे। कहने का मतलब ये है कि अगर सिक्के अनलिमिटेड नहीं पहुंचा पाओगे तो किसी भी वस्तु की डिमांड जो है मार्केट में वो नहीं बढ़ेगी। सो फॉर एग्जाम्पल मार्केट में बताओ, ये हमारा प्याज व्याज के दाम कैसे बढ़ जाते हैं, आलू आलू कैसे कैसे दाम बढ़ जाता है? थोड़ा सा समझाओ मुझे कि जैसे आलू हो गया, है ना, अचानक से आलू 20 रुपए 30 रुपए हो जाता है,
टमाटर अभी देखो बीच में हो गए थे 70-80 रुपये, 100 रुपये भी हो गया था, है ना। टमाटर अचानक से आसमान पहुंच गया था। लहसुन अभी, ठीक है, मार्केट में मैंने सुना है कि लगभग लगभग मतलब 300 के आसपास पहुंच गया है लहसुन, ठीक है। तो कैसे पहुंच जाता है? या उस चीज की कमी से भी, सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा, करेक्ट। सप्लाई और डिमांड का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अगर सप्लाई और डिमांड अगर मैच नहीं करेंगी तो उस चीज का क्या होगा, रेट बढ़ जाएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि मार्केट के अंदर आपने बड़ा सारा पैसा डाल दिया, ठीक है। अब मार्केट के अंदर आपने पैसा डाल दिया और जो पर्टिकुलर चीजें हैं मार्केट के अंदर, उनकी अगर आपने सप्लाई नहीं बढ़ाई, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि आलू आपके पास है 20 किलो फॉर एग्जांपल मार्केट में, और आपके पास पैसे लाखों की तादाद में आपने पैसे डाल रखे, तो क्या होगा, जो पैसा पहले 10 रुपए में 1 किलो आलू खरीद रहा था, अब उसको खरीदने के लिए 10 लोग और इकट्ठे खड़े हो जाएंगे, मुझे दो मुझे दो मुझे दो, ठीक है। फिर क्या हो गया, आलू अचानक से नखरे करेगा, क्योंकि मार्केट में पैसा है सेम अमाउंट ऑफ गुड्स के लिए, तो क्या होगा, रेट बढ़ेगा, ठीक है, रेट बढ़ेगा। सिमिलरली, सो फॉर एग्जांपल जब आपके पास गोल्ड कॉइन्स चल रहे थे, अब धातु जो है वो लिमिटेड होती है, ठीक है, तो आप क्या अनलिमिटेड प्रिंट करके डाल सकते थे, मतलब अनलिमिटेड स्टैंपिंग करके सिक्के पहुंचा सकते हो मार्केट में? आप उतने ही सिक्के डाल पाओगे ना मार्केट में जितनी आपकी औकात है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप हजारों लाखों टन गोल्ड कॉइन्स नीचे डाल दोगे, लिमिटेशंस है ना अभी, अगर जब तक गोल्ड कॉइन चल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इन्फ्लेशन होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, मतलब महंगाई होने के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मुद्रा जो है, मनी जो है, आप मार्केट में नहीं डाल पाओगे, क्योंकि जिससे मुद्रा आप बना रहे हो, जिससे आप मनी बना रहे हो, वो आपकी लिमिटेड है। समझ आ गया इतना? ये थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है कि आपको समझ आप तक पहुंची होगी, ये बात नहीं पहुंची जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो फटाफट मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या ये चीज समझ आई कि नहीं समझ आई जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, कि अगर गोल्ड कॉइन्स मार्केट में आप चला रहे हो, लिमिटेड सप्लाई होगी, क्योंकि मेटल लिमिटेड है, ठीक है, तो मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन नहीं होगा। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? मंजीत से यस, बाकी पक्का समझ आ गई ना ये? अब मुझे एक चीज बताइए, भाई हमारे देश में बहुत गरीबी है ना। आपने देखा होगा हमारा एचडीआई कहाँ पहुंच रखा है ना, लगभग आई थिंक 111 नंबर पे हम लोग हैं। सेकंड अभी आता हूँ दोबारा, लेट्स सपोज मैं स्लाइड पे चलता हूँ, ठीक है। अभी ऐसे समझो, आपके पास लेट्स सपोज 5 kg जो है ना गोल्ड है, ये आपके पास रिजर्व है, 5 kg गोल्ड है, ठीक है। आप सिक्के बनाओगे इसी 5 kg से बनाओगे, मतलब जो मार्केट के अंदर जो आप सिक्के डाल पाओगे, ये गोल्ड के कॉइन्स हैं, ठीक है, वो आप लिमिटेड ही डाल पाओगे, क्योंकि सिक्के आप ज्यादा इसलिए नहीं छाप सकते क्योंकि ये जो गोल्ड है वो आपके पास लिमिटेड है, ठीक है। तो क्या होगा, क्या जो आप मार्केट में जो पैसे आप डाल रहे हो ये भी लिमिटेड रहेंगे आपके, ठीक है। अगर ये लिमिटेड है, इसका मतलब क्या हो गया, पैसों से डिमांड बढ़ती है, डिमांड भी आपकी कंट्रोल में रहेगी, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं बढ़ेगी, ठीक है। और सप्लाई का आपका बैलेंस बना रहेगा, डिमांड सप्लाई का बैलेंस बना रहेगा। अब अगर डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बना हुआ है, तो इससे क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन, महंगाई ऑलमोस्ट कंट्रोल रहेगी,
थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट कंट्रोल रहेगी। यहां तक ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, इधर समझ आया? इतना समझ आ गया या नहीं आ गया? अगर इतना आ गया तो मैं अगला पॉइंट समझा पाऊंगा। ठीक है, मतलब मार्केट में पैसे बहुत ज्यादा इसलिए नहीं पहुंचाए जा सकते क्योंकि जो मेटल है, जो गोल्ड है, जिसपे ये सिक्के बनाए जा रहे हैं, उसकी सप्लाई लिमिटेड है। प्रीशियस मेटल है, सप्लाई लिमिटेड है, आप बहुत ज्यादा नहीं छाप सकते। ठीक है, गोल्ड का मैंने इसलिए एग्जांपल लिया था कि आपके दिमाग में जाएगी हाँ गोल्ड सच में यार, मतलब इतना महंगा सब कुछ आता है, तो ऑब्वियस गोल्ड से आप अनलिमिटेड नहीं बना सकते, है ना। क्लियर है? अब फॉर एग्जाम्पल अब क्या करें, गवर्नमेंट देखती है यार बड़े सारे लोग ना बहुत पुअर, बहुत लोग पुअर है, पैसा नहीं है उनके पास, है ना, बहुत दिक्कत में बेचारे, तो क्या करती है, लेट्स सपोज एक काम करते हैं, मोदी जी ने बोला कि 15 लाख सबके अकाउंट में जाएंगे, सबको भेज दिए भाई 15-15 लाख। 15 लाख भेज दिए मंजीत को, 15 लाख भेज दिए पीयूष को, 15 लाख भेज दिए, सभी को भेज दिए, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए हो गए। ठीक है ना। अब क्या होगा बताओ मुझे, सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए है, ठीक है, जिसके घर में जितने लोग, सबके घर में 15-15 हो गए। ठीक है, अब जो बेचारा एक दो लोग थे जिसके घर में वो टेंशन में आ गए, वो यार मतलब हम लोग तो दो ही थे मियाँ बीवी घर में, तो 30 लाख रुपए आए। ठीक है, उसके घर में चंगू मंगू गोलू मोलू सोलू, ठीक है, उसके घर में 15-20 लोग थे तो 3 करोड़ रुपए आ गए, 15-15 करके। अब इतना सारा पैसा जो है ना मार्केट में आ गया, मोदी जी ने सबको 15-15 लाख रुपए दे दिए। अब क्या होगा, मार्केट की क्या पोजीशन हो गई है इस, बताओ मुझे। अरे मैं कह रहा हूँ पॉसिबल हो गया भाई, प्रिंट कर दिया, आरबीआई को बोला भाई एक काम कर, तू प्रिंट कर दे इतना पैसा। पॉसिबिलिटी वाली बात मत करो, अभी तो ये देखो, सोचो सिर्फ इतना कि हाँ पैसा दे दिया है मार्केट के अंदर, मतलब धुआंधार पैसा ही पैसा हो गया। मंजीत भाई प्रिंट कर सकता नहीं कर सकता आप उस पर मत पड़िए, अभी आप ये समझने की कोशिश करो कि मैं समझा क्या रहा हूं, मैं बोल क्या रहा हूं। आप उसको छोड़ दीजिए, एक्सेस मनी प्रिंट कर सकते हैं नहीं कर सकते, कैसे मनी प्रिंट होती है, मैं सारी चीजें समझाऊंगा आपको। पर अभी ये मान के चलो कि मोदी जी ने इतना पैसा प्रिंट कर दिया है, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ गए। अब मुझे ये बताओ, 15-15 लाख रुपए आ गए हैं सबके अकाउंट में, तो अब मार्केट में क्या सिचुएशन होगी? इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, कैसे? क्योंकि आपने क्या किया है, डिमांड अचानक से बढ़ा दी है। आपने डिमांड क्या करा, डिमांड एकदम से अचानक से बढ़ा दी। अब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं, मतलब मेरे पास क्या था, लेट्स सपोज मैं अभी बाइक से चल रहा था, ठीक है, अचानक से 15 लाख रुपए मेरे अकाउंट में है, वो शेट 15 लाख रुपए यार, मुझे तो अब स्कॉर्पियो क्लासिक चाहिए। ठीक है, मैंने क्या किया, फटाफट जैसे ही मतलब सुबह 4 बजे से जाके मैं लाइन में मतलब पहुंचा कि भाई कल सुबह शोरूम पहुंचूंगा महिंद्रा के, और जाके उनको बोलूंगा भाई साहब एक काम करो, तो मुझे क्लासिक दो निकाल के। ठीक है, अब ऐसा ही और लोग होंगे, वो भी सोचेंगे अच्छा क्लासिक क्या खरीद लेते हैं। अब 15 लाख रुपए अकाउंट में पड़े, किसी का 2-2 3-3 करोड़ आ गए, उसके घर में फैमिली मेंबर बहुत ज्यादा थे। ठीक है, सुबह जाके पहुंचे तो पता लगा आपको, जैसे रेलवे देखा होगा कभी आपने अगर ट्रैवल किया है, तो अभी तो आईआरसीटीसी से ऑनलाइन रिजर्वेशन हो जाता है। ठीक है, बट एक टाइम था जब आईआरसीटीसी से ऑनलाइन रिजर्वेशन नहीं हो पाता, मतलब ऑनलाइन का कुछ पता था नहीं, इंटरनेट इंटरनेट चलता नहीं था, इतना आइडिया नहीं था। लोग क्या करते थे, लाइन में लगते थे, मतलब ऐसे फ्री में, मतलब 500-500 600 की लाइन होती थी, खड़े हुए हैं लाइन में। ठीक है, और पंखे आपको पता ही माशाल्लाह होते हैं हमारे रेलवे स्टेशन के,
धीरे धीरे करके आलस आलस में चल रहा होता है पंखा। ठीक है, एक की पसीने की बदबू दूसरे को आ रही होती है। ठीक है, क्योंकि मैं इन लाइनों में रहा हूँ तो मैं एग्जैक्टली आपको बता रहा हूँ कितना मतलब भयंकर रहता है। ठीक है, अगर आजकल आपको तत्काल में अगर टिकट चाहिए हो, आजकल भी यही होता है, तत्काल के लिए भी लोग जाके लाइन में खड़े हो जाते हैं, लंबी लंबी लाइन होती है। ठीक है, अब हुआ ये अचानक से मतलब, अब महिंद्रा जो थे, ठीक है, अचानक से पता लगा कि इतनी डिमांड आ गई, वो उनके हर शोरूम पे पता लगा 600 800 लोगों की लाइन खड़ी हुई है। अब 800 क्या मतलब लाखों की लाइन लगी होगी। भाई पैसा सबके पास है, बट मार्केट में सप्लाई जो है, जो गुड्स की सप्लाई है वो तो भाई नहीं बढ़ी है। ठीक है, तो क्या होगा, मार्केट के अंदर एकदम से भयावह इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हाँ ईरान में हुआ था। ईरान में क्या था, लोग मतलब भर के जा रहे थे, टोकरी भर के ले जा रहे थे। ठीक है, टोकरी भर के ले जा रहे, और ले जाने के बाद पता लगा एक ब्रेड का छोटा सा पैकेट आ रहा है। मतलब इतना बड़ा लेके गए आप, पैसा वैसा, और लेके आए छोटा सा ब्रेड का पैकेट। ठीक है, और उनको बेचारों को अपनी करेंसी में चेंज करनी पड़ी है। समझ रहे हो। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये सब कुछ होने से क्या हो गया, अचानक से प्राइस भाई बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, तो जो आपकी करेंसी अगर पेपर करेंसी है, या करेंसी किसी ऐसे मटेरियल की बनी है जिस मटेरियल की बहुतायत है, मतलब अनलिमिटेड मौजूद है, वो आप जितना मर्जी चाहो उतना आप यूज करो। ठीक है, तो चांसेस है इन्फ्लेशन के, महंगाई होने के चांसेस हैं कि नहीं है, बताओ। क्या ये पॉसिबल था गोल्ड कॉइन्स में, क्या आप इतने सारे गोल्ड कॉइन्स बना सकते थे, ये अचानक से आप मार्केट में मतलब डिमांड ही डिमांड कर दो। कर सकते थे ना, बताओ। तो इन्फ्लेशन के चांसेस किस पे रहेंगे। महंगाई की चांस किस पे रहेंगे, पेपर मनी में। समझ आ गया। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही था कि जब आपकी मेटेलिक मेटेलिक मनी थी, ठीक है, मेटेलिक मनी से एक ऑटोमेटिकली कंट्रोल लगा हुआ था कि आप एक लिमिट से ज्यादा आप नहीं डाल सकते। मेटल मेटल भी लिमिटेड है, तो आप इतना नहीं फ्लो, करेंसी का फ्लो इतना नहीं कर सकते। ठीक है, गुड, मैं यही समझाना चाह रहा था। ठीक है, और ये आपको बहुत सारी चीजें जब हम अभी बैंकिंग पढ़ेंगे ना, CRR SLR, मार्केट के अंदर पैसे बढ़ाने हैं, मार्केट के अंदर पैसे कम करने हैं। ठीक है, तो आपको जो अभी कॉन्सेप्ट आपने सीखा, इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है आगे। ठीक है, तो आज का जो मेन टॉपिक है जिसकी अभी अपन बात कर रहे थे, जो आज मैंने लगाया हुआ भी था, ठीक है, आज का जो टॉपिक मेन वाला था, जो भी हम पिछला ही कवर कर रहे थे, फिएट मनी, लीगल टेंडर और डीमोनेटाइजेशन, वैधानिक मुद्रा, वैधानिक निविदा और विमुद्रीकरण, ये अपन को आज का ये टॉपिक है। ठीक है, और अभी अपन को ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है, और हम लोग 1 घंटा क्या 50 मिनट हो गए, और हम पुराना पुराना ही पढ़ रहे थे। ठीक है, सो फटाफट क्या करते हैं, अपन लोग चढ़ते हैं और पढ़ने देते हैं कि अपन का फिएट मनी से अपन क्या बोलता है, क्या मतलब है। ठीक है, तो फिएट मनी मतलब जब से आपका पेपर मनी आया है, ठीक है, करेक्ट, पेपर मनी आया है। ठीक है, सो पेपर मनी में ही हम देखते हैं कि फिएट मनी होता क्या है। क्लियर है। चलो भाई चलते।
चल जा भाई। ठीक है, फिएट मनी चलते हैं। यार इतना ऊपर लिख दिया ना, फिर यहीं लिख फिएट मनी। चल जा भाई, अटक रहा है वहीं पे। इसको हिंदी में क्या बोलते हो? वैधानिक मुद्रा। ठीक है, फिएट मनी बेसिकली होता क्या है? देखो, इसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? ये आपकी फिजिकल करेंसी, चाहे वो पेपर हो, कुछ भी हो, फिजिकल करेंसी, कॉइन या डिजिटल, जैसे अभी बीच में चलना शुरू हुआ ना डिजिटल कॉइन, इन सब की फॉर्म में होनी चाहिए। पहला इसका कंडीशन है। सेकंड इसका कंडीशन क्या है? ये जो करेंसी है, कॉइन है, डिजिटल है, ये या तो सेंट्रल बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक होनी चाहिए, मतलब उस कंट्री की सेंट्रल बैंक, जैसे हमारी आरबीआई है, आरबीआई, या गवर्नमेंट, इनमें से किसी ने भी इशू की होनी चाहिए। सो फिएट मनी, ठीक है, फिएट मनी के क्या है? ये या तो आपकी डिजिटल फिजिकल करेंसी, फिजिकल करेंसी कॉइन हो सकता है, फिजिकल करेंसी नोट हो सकता है। जिस तरह से अभी हम डिजिटल देखा था, अभी एसबीआई ने भी शेयर किया था डिजिटल कॉइन, है ना, क्रिप्टो कॉइन, मतलब जो कोई भी मेजर कर पाए वैल्यू को। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है कि जो भी फिजिकल कॉइन है, जो भी करेंसी है, ठीक है, वो किसके द्वारा इशू होने चाहिए? उस पर्टिकुलर देश के किसी राजा से, या सेंट्रल बैंक से, रानी से, गवर्नमेंट से, किसी से। ठीक है, समझ आयला है कि नहीं समझ आयला है? फिएट मनी वाला पॉइंट समझ आया गाइस? मतलब फिएट मनी क्या है? फिएट मनी वैधानिक मुद्रा क्या है? ठीक है, वैधानिक मुद्रा कोई ऐसी चीज, आप ऐसे समझ लीजिए, कोई ऐसी एक चीज है, ठीक है, जिसकी दो कंडीशन है। एक तो मतलब उसका जो आकार वकार जो है ना, मतलब जो दिखेगी कैसे, वो या तो किसी फिजिकल करेंसी, जैसे आपका नोट दिखता है ना, फिजिकल करेंसी मतलब क्वाइन, ठीक है, डिजिटल क्वाइन भी हो सकता है ना, जो आपकी नॉर्मली, ठीक है, डिजिटल कॉइन, क्रिप्टो कॉइन भी हो सकता है, मतलब फिजिकल वो इस तरह से दिखना चाहिए कि हाँ वो मतलब करेंसी वरेंसी है। दूसरा क्या है? जो इशू किया गया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई करेंसी है या कोई कॉइन भी है, ठीक है, वो कॉइन कौन इशू करना चाहिए? या तो गवर्नमेंट इशू कर दे, या फिर उस देश का राजा कर दे, रानी कर दे, या फिर सेंट्रल बैंक कर दे वहां की। ठीक है, सो फिएट मनी क्या है आपकी? फिजिकल करेंसी, फिजिकल कॉइन, डिजिटल कॉइन, क्रिप्टो कॉइन, व्हाटएवर। ठीक है, कंडीशन क्या होनी चाहिए? दैट शुड बी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री। गवर्नमेंट हो सकती है, राजा हो सकता है, रानी हो सकती है। फिएट मनी समझ आएला है कि नहीं आया, ये बताओ? वैधानिक मुद्रा समझ आई पीयूष? फिजिकल मतलब करेंसी,
मतलब कुछ भी करेंसी जैसा दिखने वाला है यार, फिजिकल करेंसी, क्वाइन, डिजिटल क्वाइन, ठीक है, क्रिप्टो क्वाइन, ठीक है, जो भी, मतलब शर्त क्या है, गवर्नमेंट उसको इशू करना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट इशू कर दे, गवर्नमेंट इशू कर दे, राजा इशू करते, रानी इशू कर दे, सेंट्रल बैंक इशू करते, ठीक है। क्लियर है? हाँ हाँ, वो उसमें है, मतलब क्या कहते हैं, बायलिंगुअल ही है, मैंने लिखा हुआ दोनों, बस मेरे को ना वो टाइप करने का है। मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है, या तो फिर तुम कर लेना अगर टाइम लगता तो। बंदा हायर करना बड़ा मुश्किल है यार यहाँ पे ना, बंदे, आई ट्राइड, ठीक है, बट मतलब उस हिसाब से मिल नहीं पा रहा है। एक तो कम से कम एक दो लोग चाहिए। डोंट वरी, भेज दूंगा मैं। ये फिएट मनी समझ आया क्या, वैधानिक मुद्रा? हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, यस नो मे बी। यार यही जल्दी बताओ यार, क्विकली टेल मी, अगर ये समझ आया तो। फिएट मनी मतलब ये एक टर्म समझ लीजिए, ठीक है, ये और एज इट इज, ये, हाँ, एज इट इज आएगा लिखा हुआ ये, ठीक है, कूल। अब फिएट मनी अगर आपको समझ आ गया तो अगला टॉपिक इसी से जो मिलता जुलता है ना, ठीक है, इसी से जो मिलता जुलता टॉपिक है वो लीगल टेंडर का भी है। अगर आपको 2016 की, अगर आपको स्पीच याद है ना मोदी जी की, ठीक है, अगर आपको स्पीच याद है अगर मोदी जी की, ठीक है, तो मोदी जी ने बोला था कि मतलब आज रात 8 बजे के बाद, ठीक है, आज रात 8 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट, ठीक है, आज से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। याद है मोदी जी की स्पीच? 16 दिसंबर था, 9 दिसंबर, 8 दिसंबर था। 8 बजे, 8 बजे, 8 बजे बोला था, 12 बजे, पता नहीं, मुझे इतना याद है, ये याद है कि 8 बजे आए थे वो। हाँ, रात को 12 बजे शायद बोला था। तो उन्होंने बोला था कि आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, ठीक है। तो अब हमको ये समझने है ये लीगल टेंडर क्या भला है, ठीक है। तो लीगल टेंडर जो वैधानिक विनिमय का जो माध्यम है, लीगल टेंडर जिसको अपन लोग बोलते हैं, ठीक है, लीगल टेंडर क्या है? लीगल टेंडर बेसिकली, एक तो सबसे पहली चीज तो ये है कि वो फिएट मनी होनी चाहिए, ठीक है, पहली चीज फिएट मनी होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है? वो लीगली कंपेल करता हो किसी भी, जो भी, फॉर एग्जांपल लीगली वैलिड होनी चाहिए, मतलब उस, जैसे कोई भी, जैसे बैंक बैंक किसी ने लोन, मतलब कहीं से भी आपने लोन लिया है, तो मतलब वो जो क्रेडिटर है, जो भी लेंडर है, ठीक है, वो उस मनी को मतलब रिजेक्ट नहीं कर सकता, मतलब उसको डिनाई नहीं कर सकता, वो लीगली वैलिड होना चाहिए। नहीं समझ आया मुझे लग रहा है इस पर ही। लीगल टेंडर क्या हुआ? टेंडर, पहला पेज, पहला तो एक पॉइंट हो गया कि ये फिएट मनी होना चाहिए, अभी हमने पढ़ा था, शुड बी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल करेंसी,
कॉइन, डिजिटल कॉइन, क्रिप्टो, है ना। साथ में इशू कौन करेगा? इशूड बाय कौन करेगा? सेंट्रल बैंक कर सकती है, किंग कर सकता है उसका, क्वीन कर सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है। लीगल टेंडर में क्या होना चाहिए? वो मुद्रा जो है फिएट मनी होनी चाहिए। दूसरी, लीगली बाइंडिंग होना चाहिए लोगों पे टू एक्सेप्ट, ठीक है, दैट मनी, ठीक है, ट्रांजैक्शन वगैरह लेने के लिए या कुछ किसी भी ड्यूज को सेटल करने के लिए आप उस मनी का लीगली बाइंडिंग, मतलब उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते, ठीक है। दैट शुड बी लीगली बाइंडिंग, ठीक है। लीगली वैलिड होना चाहिए। जितने भी आपके डेट हैं, जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन है, आप उससे कर सकते हो, और जो पार्टी है ना दूसरी, उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ मुझे लोग। लोकी बताओ, टेल मी टेल मी टेल मी। वैधानिक निविदा या लीगल टेंडर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, लीगल, नोटबंदी अलग है, नोटबंदी अलग है, ये अलग है। तो लीगली बाइंडिंग होना चाहिए, मतलब बैंक आपको ये नहीं बोल सकती भाई साहब देखो ये वाला नोट है ना, ठीक है, ये वाला नोट मैं नहीं लूंगा। दे कैन नॉट से दैट। लीगली बाइंडिंग है, लीगली वैलिड है वो, ठीक है। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के द्वारा बोला है कि भाई साहब ये वाले नोट जो है ना, ये लीगल टेंडर है। क्लियर है? अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, सोच के बताना गाइस, तुक्का मत मारना प्लीज। डेबिट कार्ड आपका है, ये फिएट मनी है क्या? हाँ भाई यार, 8 नवंबर जो मुझे मतलब डेट ऐसे कुछ था, तो दूध के पैसे देने गया था, आई स्टिल रिमेम्बर। और दूध के पैसे दे के लौटा, ठीक है, तो पता लगा कि भाई नोटबंदी हो गई है। दूध वाला मुझे फोन कर रहा है, कहता सर वो आप मुझे 200 मतलब 1000 रुपए के नोट दे के चले गए, और वो तो मोदी जी ने मना कर दिया। मैं, यार मोदी जी ने मना तो शाम को किया भाई, मैं तो तेरे को 5 बजे देख के आया था, ठीक है। उसके बाद फिर वो बेचारे नोट मुझे वापस कर गया, नहीं सर आप देख लो प्लीज कर दो। फिर मैंने उसको बेचारे को, मतलब उस टाइम पे कैश मिलना ही बड़ा मुश्किल हो गया था। फिर उस बेचारे ने, मतलब क्या ही था वो, मतलब एक मेरा स्टाफ का बंदा था, ठीक है, तो वो मेरे पास आया, कहता सर टेंशन मत लो, मुझे डेबिट कार्ड दे दो आप, मैं पैसे निकाल के लेके आऊंगा आपके। तो मतलब वो लाया था 2000 रुपये निकाल के कहीं से, और उस टाइम पे पैसे निकालना मतलब ऐसा लग रहा था जैसे आप कोई जंग मतलब वॉर जीत लिया आपने, ऐसा था। क्लियर है? सो डेबिट कार्ड इज अ फिएट मनी, है या नहीं है? मंजीत से नहीं है। पीयूष, डेबिट कार्ड वैधानिक मुद्रा है कि नहीं है? है, कैसे है भाई बताइए। डेबिट कार्ड जो है फिएट मनी कैसे है? डेबिट कार्ड क्या ये फिजिकल करेंसी, फिजिकल नोट, डिजिटल कॉइन कुछ इसी इसकी शेप में है?
अरे भाई, ये तो देखो, डेबिट कार्ड किसने, पहले डेबिट कार्ड की शेप पे ध्यान दो, ठीक है। डेबिट कार्ड कहीं से भी करेंसी के फॉर्म में है क्या? ये बेचारा कहीं से भी दिख रहा है तुम्हें फॉर्म में है? डिजिटल करेंसी को, या कॉइन, या फिर फिजिकल करेंसी, ऐसा कुछ करके दिख रहा है? भाई, वो पे करने का एक माध्यम हो सकता है, बट दैट इज नॉट फिएट मनी। जानबूझ के ये लिखा सो दैट कंफ्यूज हो जाओ आप, क्योंकि हम नॉर्मली ये चीजें मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। डेबिट कार्ड ना तो ये फिजिकल क्वाइन या करेंसी के रूप में है, प्लास्टिक का कार्ड होता है यार। ये मनी यूज करने का एक साधन है, ये फिएट मनी नहीं है। पहला पॉइंट, पहली शर्त खत्म हो गया कि ये डिजिटल क्वाइन करेंसी के फॉर्म में नहीं है। दूसरा क्या था? टोकन करेंसी भी नहीं है ना बच्चे, करेंसी है ही नहीं ये, टोकन करेंसी भी नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा कंडीशन अपना क्या था कि ये सेंट्रल बैंक इशू करे या फिर कोई राजा रानी यूज इशू करे, गवर्नमेंट इशू करे। तो डेबिट कार्ड तो बैंक यूज करती है ना, आरबीआई थोड़ी करती है। आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए? अगर कोई आगे सामने से क्वेश्चन डाल देता है, भाई तो चेकबुक जो है आपकी फिएट मनी है नहीं है, डेबिट कार्ड आपका फिएट मनी है या नहीं है, अगर वो ये पूछे लीगल टेंडर है क्या, डेबिट कार्ड आपका है लीगल टेंडर, चेकबुक है क्या आपका लीगल टेंडर, क्रेडिट कार्ड का लीगल टेंडर है। अब तो नहीं कंफ्यूज जाओगे? अब तो क्लियर क्लियर कर लोगे? क्लियर है, क्लियर है। अब डिमोनेटाइजेशन क्या होता है, विमुद्रीकरण क्या है? तो विमुद्रीकरण क्या है, अभी हमने क्या देखा, ठीक है। अभी जो गवर्नमेंट है ना, ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमने अभी देखा कि जो लीगल टेंडर है ना, लीगल टेंडर आपका क्या था? पहला हमने देखा फिएट मनी होनी चाहिए, और दूसरा पॉइंट क्या था, ठीक है, ये लीगली वैलिड होना चाहिए, वैलिड फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। चाहे आपका डेट सेटल करना हो, जो मर्जी सेट करना हो, सबके लिए लीगली वैलिड होना चाहिए। ये लीगली वैलिड जो है, ये आपका गवर्नमेंट कर रही है, पार्लियामेंट कर रही है, ठीक है। लीगली वैलिड कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है, पार्लियामेंट कर रही है, करेक्ट। अब यही इसको बोल दे कि एक पर्टिकुलर डिनोमिनेशन जो है अब लीगली वैलिड नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वो डीमोनेटाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीमोनेटाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीमोनेटाइजेशन हो जाएगा उसका। क्या हो जाएगा? विमुद्रीकरण हो जाएगा। क्या माना जाएगा? विमुद्रीकरण माना जाएगा। क्या माना जाएगा? विमुद्रीकरण मांगा जाएगा। अच्छा, मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया है, मैं एक पिक्चर लगाता हूँ, एक मिनट देना मेरे को बस। एक सेकंड दे दो बस मेरे को, I'm getting a picture.
कोई ऐसा बंदा मिला जो आप लोग पहचानते हो। जल्दी 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 जल्दी। अरे मिल जाओ भाई। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड एक सेकंड। मिल गया 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 भाई मिल गया। अब मुझे एक बात बताओ, मोदी जी आपको देख रहे हैं, चेक दे रहे हैं किसी को, एक फीमेल है उसको चेक दे रहे हैं, क्या ये फिएट मनी है? क्या ये फिएट मनी है? क्या? गुड। ठीक है, अब तो कंफ्यूजन नहीं हो गई ना। अब ये फिएट मनी क्यों नहीं है? फिएट मनी इसलिए नहीं है क्योंकि ये किसी फिजिकल करेंसी, फिजिकल कॉइन, डिजिटल कॉइन ऐसा किसी का नहीं है। मतलब ऐसी किसी फेज शेप में नहीं है, ऐसी किसी फॉर्म में नहीं है ये। क्लियर है? ठीक है, सो डिमोनेटाइजेशन आपको समझ आ गया है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे चलें आगे। अब इसी को थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ाओ, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है, टी बिल्स होते हैं, है ना, ठीक है, तो क्या वो आपके लीगल टेंडर बोल रहा हूँ, फिएट मनी होंगे क्या? मतलब गवर्नमेंट जो है ना सिक्योरिटी देती है, इशू करती है ना मार्केट में पैसे लेने के लिए, ठीक है, तो क्या वो आपके फिएट मनी होगा? वो वैधानिक मुद्रा होगी क्या? नहीं होगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को तरीके से सही से समझ आगे लाए, तो अपन लोग आगे बढ़ सकता है।
क्वेश्चन ढूंढ रहा है, अभी क्वेश्चन मिल जाए अभी तक। लीगल टेंडर, आई थिंक एक क्वेश्चन आया है, ये सीडीएस वीडीएस में आया था, ढूंढ रहा हूँ उसको। एक मिनट देना गाइस। एक मिनट देना, अजीब सा आ गया है। Which money which correctly describe the meaning of legal tender money? जरा इसको मैं नीचे कर देता हूँ तो आपके पास ऑप्शन सही से देखने लगेंगे। आंसर दे पाओगे इसका? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2018 में आया था। Which correctly describes the meaning of legal tender money? The money which is tendered in courts of law to defray the fee of legal cases. वो मनी जो कोर्ट्स में यूज होती है लीगल फीस को पे करने के लिए। क्या आंसर होगा गाइस? Which correctly describes the meaning of legal tender money? The money which is tendered in courts of law to defray the fee of legal cases. The money which a creditor is under compulsion to accept in settlement of his claims. The bank money in the form of checks, drafts, bill of exchange, etc. The metallic money in circulation in a country. लीगल टेंडर पूछा है, लीगल टेंडर क्या होता है? हमने लीगल टेंडर क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था लीगल टेंडर होता है, पहला वो तो एक फिएट मनी होना चाहिए। दूसरा, कोई भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो तो कोई जो क्रेडिटर है या फिर कोई भी लेंडर है वो रिफ्यूज नहीं कर सकता उस मनी को। कहीं पे हमने ये पढ़ा था क्या, लीगल टेंडर है तो मतलब ये मेटालिक मनी होनी चाहिए या फिर ऐसा कुछ हमने पढ़ा था? देखो भाई, एक्स्ट्रा अपने दिमाग से मत सोचा करो। हाँ, इस हो सकता है ये हो सकता है ये। अगर ऐसे करोगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने के। एबीसी? नो। ओ भाई, लोग धनिया बिखर गया है। पीयूष, मैं चलो हिंदी में समझाता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट लीगल टेंडर लीगल टेंडर लीगल टेंडर मनी को दर्शाती है? पहला ऑप्शन है वो मनी जो कोर्ट में लीगल फीस को देने के लिए यूज होती है। ठीक है। दूसरा, मनी, वो वाली मनी, ठीक है, जो क्रेडिटर कानूनी रूप से बाध्य है सेटल क्लेम का सेटलमेंट करने के लिए। तीसरा, लीगल टेंडर वो है
जो बैंक की मनी जो चेक, ड्राफ्ट इनकी फॉर्म में होती है, या फिर किस किसी भी कंट्री के अंदर जो मेटालिक सर्कुलेशन है ना, अरे भैया चेक्स मैंने अभी तुम्हें दिखाया था ना, अभी आप लोग खुद ही तुम लोग मना कर रहे थे कि हाँ चेक जो है प्रधानमंत्री भी चेक किसी को दे रहे हैं तो वो लीगल टेंडर नहीं है। या जब आपने बोला था ना फिएट मनी नहीं है, जब फिएट मनी नहीं है तो लीगल टेंडर कैसे हो गया? ओ माय गॉड, दोबारा चलते, ये आंसर तुम लोग खुद ही देते, अपन दोबारा जाएगा उस पर फिएट मनी की बात करेगा। थोड़ा समझे, दोबारा समझो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट बनने के लिए ठीक है, दो कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल पहली कंडीशन ये है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ये है कि नहीं है बताओ, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किधर गया? ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा क्या है, चलो एज का क्राइटेरिया लेते हैं, 35 ईयर्स ऑफ एज ले लेते हैं, ठीक है। अब हम ये बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज आप लोग क्रिकेटर्स बहुत देखते हो, लेट्स सपोज कोई क्रिकेटर है, क्रिकेटर किसको ले लें यार, मतलब मैं तो क्रिकेट नहीं देखता इतनी। लेट्स सपोज क्रिकेटर है कोई, यार कौन किसकी बात करूं, कोई क्रिकेटर का नाम बताइए ऑस्ट्रेलिया के, या कोई भी क्रिकेटर फॉर दैट मैटर। कोई भी क्रिकेटर बताना। अरे किसी क्रिकेटर का नाम बताओ। चलो मैं ढूंढ लेता हूँ यार, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर। सारे मरे मरे लोग आ रहे हैं, मतलब कोई जिंदा भी आ जाओ जिसको अपन जानते हो। इसको जानते हैं, डेविड वार्नर ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अब डेविड वार्नर अगर चाहता है कि वो इंडिया का प्रेसिडेंट बन जाए, ठीक है, तो क्या हो सकता है, मतलब 35 ईयर्स ऑफ एज है वो, मतलब ये प्रेसिडेंट तो बन सकता है, मतलब एज वाला क्राइटेरिया तो ये फॉलो कर रहा है। सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है तो नहीं कर सकता, मतलब इंडिया का प्रेसिडेंट करने बनने के लिए इसको अपनी दोनों कंडीशन जो है ना, ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करना रहेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को कि अगर इसको प्रेसिडेंट बनने का है तो उसको दोनों कंडीशन जो है, पहला इसकी एज 35 ईयर से ऊपर होनी चाहिए, दूसरा ये सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है, इसको ये फुलफिल करना रहेगा। ठीक है, अरे ये डेविड वॉर्नर ले लेते हैं, तो इसकी एज जो है वो 35 साल से ऊपर है, ठीक है, तो एज वाले क्राइटेरिया के हिसाब से ये प्रेसिडेंट बन सकता है, बट सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है। अब चूंकि ये दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। इसको प्रेसिडेंट बनने के लिए दोनों कंडीशंस को फुलफिल करना रहेगा, सिटीजन ऑफ इंडिया रहना चाहिए और 35 साल से ज्यादा का उम्र होना चाहिए। ठीक है, अब आता है अपन लोग जो हम बात कर रहे थे, लीगल टेंडर वेंडर लिख रहे हैं। ठीक है, तो लीगल टेंडर में हमने सबसे पहले देखा फिएट मनी, वैधानिक मुद्रा।
ठीक है, इसकी दोनों कंडीशन क्या थी? पहला, ये फिजिकल करेंसी, ठीक है, फिजिकल कॉइन, डिजिटल कॉइन, ठीक है, फिजिकल करेंसी, फिजिकल कॉइन, डिजिटल कॉइन, ठीक है, ठीक है। इनकी फॉर्म में होना चाहिए, पहला था। दूसरा, फिएट मनी के लिए हमने क्या देखा था? इट शुड बी, ठीक है, किसके द्वारा इशू होना चाहिए? हमने पढ़ा था सेंट्रल बैंक, क्वीन, किंग या गवर्नमेंट। फिएट मनी में कोई दिक्कत? फिर हमने पढ़ा लीगल टेंडर, ठीक है। लीगल टेंडर में हमने पढ़ा, पहला तो ये फिएट मनी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला कि कोई भी इस मुद्रा को, लीगल टेंडर को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज ना कर सके, मतलब ये इलीगल हो, इलीगल टू रिफ्यूज लीगल टेंडर। समझ आ गया? इलीगल टू रिफ्यूज लीगल टेंडर, कहने का मतलब ये है कि आप लोग गए, आपने बोला जाके भाई साहब ये वाला ना, लेट्स सपोज आप 500 का नोट अभी लेके गए, ठीक है, और आपने कोई चीज खरीदी, ठीक है, आपने कोई चीज खरीदी और दुकानदार बोल रहा देखो भाई साहब ये है ना, ये वाला अपन नहीं लेगा, आपको ना पाकिस्तान का रुपया लेके आना पड़ेगा, या आपको श्रीलंका का रुपया लेके आना पड़ेगा, या फिर आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर लेके आना पड़ेगा, या फिर आपको अमेरिकन डॉलर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई आपको बोलता है ना कि जी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो आप सीधा जा सकते हो, पुलिस स्टेशन जा सकते हो, भाई साहब देखो ये रिफ्यूज कर रहा है। समझ आया? अभी अभी दिक्कत है क्या लीगल टेंडर समझने में? इलीगल टू रिफ्यूज लीगल टेंडर कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी दुकानदार, कोई भी बैंक, ठीक है, उसको लेने से मना कर रही है, ठीक है, दैट इज दैट इज इलीगल। समझ आ गया? तो अब क्वेश्चन पे अपन लोग चलते हैं, अब अपन लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या था? द मनी विच इज टेंडर्ड इन कोर्ट्स ऑफ लॉ टू डिफ्रे द फ्री फी ऑफ लीगल क्लास। हमने कहीं भी पढ़ा था कोर्ट में फीस भी चलती है, ऐसा कुछ बोला था क्या? ऐसा कुछ डिस्कशन था अपन का? नहीं था। दूसरा क्या है? द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। क्रेडिटर अंडर कंपल्शन मतलब मजबूर है, वो लीगली बाइंड है उसके ऊपर, ठीक है। बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक्स भी लीगल, ये जब आपके व्हाट डू यू कॉल दैट, यार भूल गया मैं, जब आपकी ये फिएट मनी नहीं है, ठीक है, जब ये आपके फिएट मनी है तो लीगल टेंडर किधर से हो जाएंगे? मेटेलिक मनी, मेटेलिक मनी, फिएट मनी हो सकती है, लीगल टेंडर हो सकता है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या आंसर है? ये वाला। मेटेलिक मनी को भी कोई रिफ्यूज कर सकता है, बट ये कहता है मनी विच creditor is under compulsion to accept in settlement of his claims। मतलब क्रेडिटर क्या? बैंक कोई है, बैंक ने आपको लोन दिया है, ठीक है, अब आप उसको बिल, लोन जमा करने गए, तो आपको ये नहीं बोल सकता कि भाई साहब मैं रुपए को नहीं लूंगा। वो आपको अगर ऐसा कुछ बोलता है तो ये लीगल है, आप पुलिस स्टेशन जा सकते हो, उसके ऊपर केस कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखो, आप डी वाला ऑप्शन एक बार देखोगे और आप बी वाला ऑप्शन देखोगे, आपको बहुत बहुत ज्यादा ये
मतलब बहुत रिलेटेड नजर आएंगे। अगर ये बी ऑप्शन नहीं होता ना, अगर ये बी ऑप्शन नहीं होता तो आपका डी सही हो सकता था, बट बी ज्यादा अप्रोप्रिएट है और यूपीएससी ऐसे देता है। इज इट क्लियर? एक चीज है गाइज, हमारा एक एक्ट होता था। अच्छा एक बात बताओ, जैसे गवर्नमेंट है, ठीक है, हमारी सरकार है, ठीक है, ये कुछ भी जब एक्शन लेती है, ठीक है, तो किसके थ्रू लेती है? एक्स लॉस के थ्रू ही लेती है। मनी के प्लेस में पे क्या होना चाहिए था, मतलब मेटेलिक मनी। अरे वहां पे देख, मेटेलिक मनी जो था, जैसे मैंने बताया, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, यूपीएससी क्या करता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको देना होता है, ठीक है। ऐसे ही बोल सकता था कि मनी इन सर्कुलेशन, करेंसी इन सर्कुलेशन इन अ कंट्री, बट स्टिल जहां पे वो लीगली बाइंडिंग वाला ऑप्शन आ रहा था, फिर भी बी ऑप्शन करेक्ट होता, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या किया, सिर्फ तुम्हारा मेटेलिक मनी दे दिया, इसके साथ में ये करेंसी, मनी इन सर्कुलेशन भी लिख सकता था। मनी इन सर्कुलेशन लिखता तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती, फिर उसने सिर्फ मेटेलिक लिखा है, समझ रहे हो? तो गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, गवर्नमेंट को कुछ एक्शन वैक्शन लेना होता है तो क्या करती है, वो एक्ट पास करती है, लॉ पास करती है, और वो हो जाता है। जैसे डीमोनेटाइजेशन भी हुआ था, तो उस टाइम पे भी उसने एक लॉ ही पास किया था, ठीक है। अब होता क्या है गाइस, एक एक्ट था, एक एक्ट था, क्वाइनेज एक्ट, क्वाइनेज एक्ट, ठीक है। क्वाइनेज एक्ट क्या है, बेसिकली जो गवर्नमेंट है ना, सिक्के जो है, ठीक है, सिक्के विक्के छापती है, वो क्वाइनेज एक्ट के अकॉर्डिंगली छापती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको 2011 के अंदर अमेंड किया, ठीक है। और गवर्नमेंट ने क्या बोला कि वो क्या कर सकती है, 1 से लेकर के 1,000 रुपए तक के सिक्के वो क्वाइनेज एक्ट का यूज करके ढाल सकती है, ठीक है। मतलब 1 रुपए से लेकर के 2,000 रुपए तक के सिक्के, 2,000 रुपए, 1,000 रुपए, 1 से लेकर के 1,000 रुपए, सॉरी, इट इज 1,000 नॉट 2,000। 1 से 1,000 रुपए तक के सिक्के जो है ना, ठीक, क्वाइंस जो है वो छाप सकती है, ढाल सकती है, ठीक है। 2011 में उसने क्या किया, उसने अमेंड करके लिख दिया कि 1 रुपए से लेकर के 1,000 रुपए तक के क्वाइंस जो है वो गवर्नमेंट ढाल सकती है बाई यूजिंग क्वाइनेज एक्ट। अब ढालेगी गवर्नमेंट, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूशन में कौन लाएगा, आरबीआई, ठीक है। इसी तरह से क्या हो रहा है, जो आपका गवर्नमेंट है ना, ठीक है, गवर्नमेंट है, ठीक है। अरे मैं थोड़ा गलत से नहीं, मैं अलग तरीके से बोल गया, 1 मिनट रुको यार। 1 से लेके नहीं, सो फॉर एग्जाम्पल क्वाइनेज एक्ट जो था ना, 1906 का था, क्वाइनेज एक्ट 1906 में बना था, और 1906 में इसको अमेंड किया 2011 में, जहां पे गवर्नमेंट ने बोला कि वो क्या कर सकती है, अप टू 1,000 रुपीज, ठीक है, अप टू 1,000 रुपीज
ये सिक्के गवर्नमेंट ढाल सकती है। अब स्टेटमेंट क्लियर हो गई शायद, अब कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा। जैसे अभी गवर्नमेंट क्या है, 20 पैसा, 50 पैसा, ठीक है। मतलब ऐसे भी अगर ढालेगी तो आपको पता रहेगा ना, क्वाइनेज एक्ट 2011 का यूज करते हुए गवर्नमेंट ने इशू किए। इतना तो पता लगेगा ना अब। मतलब गवर्नमेंट क्या है, तुम्हारा क्वाइनेज एक्ट का यूज करके, क्वाइनेज एक्ट 2011 का यूज करके, अमेंड जो उसने किया है उसका यूज करके वो 1000 रुपए तक के सिक्के इशू कर सकती है, ढलवा सकती है, ढाल सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट इशू करेगी और उसको प्रचलन में डिस्ट्रीब्यूशन में कौन लेके आएगा, अपन का आरबीआई। ठीक है। इसी तरह से इसी क्रम में जो आपका 1 रुपए का नोट होता है ना, 1 रुपी का नोट, ठीक है, इसको कौन साइन करता है, फाइनेंस सेक्रेटरी। और फाइनेंस सेक्रेटरी कौन होता है, एक आईएएस। समझ गए तुम लोग, पावर वावर समझ गए। मतलब तुम अगर बन गए आईएएस तो जाके तुमको नोट पे साइन करने का मौका मिल सकता है भाई लोग। वक्त वक्त की बातें होती हैं भैया, ठीक है। और इस पे एक चीज और, ठीक है, एक देखा होगा तुम लोगों ने, नोट पे लिखा रहता है मैं धारक को इतने रुपए, जहां पे ना आरबीआई के गवर्नर होता है ना, आरबीआई का जो गवर्नर होता है ना, नोट पे साइन करता है, ठीक है, वहां लिखा रहता है मैं धारक को, ठीक है, जैसे 500 का नोट होगा तो लिखेगा 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, लिखा रहता है। बट जो 1 रुपए का नोट, ये फाइनेंस सेक्रेटरी जो साइन करता है उस पे ये नहीं लिखा रहता। क्लियर है, नहीं क्लियर है। मनमोहन, हाँ मनमोहन रहे हैं ना, मनमोहन गवर्नर रहे हैं, ये फैक्चुअल क्वेश्चन भी है। मनमोहन साहब जो है आपके गवर्नर भी रहे, फिर फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर भी रहे हो भाई, तोप है वो। इतना समझ आ गया। लीगल टेंडर, फिएट मनी, क्योंकि ऐसे ये क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको दिखा दिया 2018 में पूछा गया था, मतलब कभी कभार पूछ लेते हैं, बट ये फ्री का है, ये फ्री का है, ये नंबर है ना फ्री का है। और अगर यूपीएससी ने पूछ रखा है ना तो फिर स्टेट पीएससी पीछे पीछे चलती है, हो सकता है स्टेट पीएससी में पढ़ा पढ़ा हुआ आपको कहीं मिल जाए, पता लगे आप एमपीपीएससी एग्जाम दे रहे हो, यूपीपीएससी दे रहे हो, वहां पे लिखा हुआ मिल जाए लीगल टेंडर क्या होता है। वो इतना तक कर देते हैं, कभी कभी तो ऑप्शन भी चेंज नहीं करते, ऑप्शन भी सही सलामत उठा करके सेम रख देते हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो आज के टॉपिक जो अपने तीनों थे वो अपन क्लियर कर चुके ने, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई जो चीज समझ नहीं आई हो। समझ आया इस, समझ आ गया, समझ आया कि नहीं आया भाई साहब, समझ आया, समझ आया।
क्या होगा 201 में? अरे 201 में क्या होता है, नॉर्मली जो बिल होता है ना, ठीक है, तो बिल में जो स्टेट बिल होता है ना, ठीक है, स्टेट में जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिल आया है ना, जब वो एक्शन के लिए गवर्नर को भेजा जाता है ना, तो गवर्नर क्या कर सकता है, या तो या तो ठीक है, या तो क्या कर सकता है, उसको सीधा सीधा वो अप्रूव कर सकता है, ठीक है, या फिर क्या करेगा, वो उसको होल्ड करके अपने पास रख लेगा, या क्या करेगा, कंसिडरेशन करने के लिए ना वो भेज देगा प्रेसिडेंट साहब को, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आर्टिकल 201 में ये लिखा गया है कि जो जो भी बिल होता है ना, जो गवर्नर ने रिजर्व कर रखा है कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के लिए, मतलब वो चाहते हैं कि प्रेसिडेंट साहब जो ना कंसिडर करें उस बिल को देखें। और उस बिल को देखने के लिए दो चीजें होती हैं कि जहां पे भी गवर्नर को ये लगता है ना कि ये जो आपकी फेडरल स्पिरिट है, उसको ये कहीं ना कहीं जो लॉ जो बनाने जा रहा है स्टेट, उस फेडरल स्पिरिट को कहीं से धक्का लग रहा है, या फिर उनको ऐसा कहीं से भी ये लगता है कि ये जो बिल है, ठीक है, जो आपकी मतलब स्टेट गवर्नमेंट है, उसको इस पे बिल नहीं बनाना चाहिए, ऐसा कुछ लगता है गवर्नर को, वो कंसिडरेशन के लिए भेज देते हैं आर्टिकल 201 के अंतर्गत प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं, या तो ठीक है, उसको बिल को ये एड्रेस कर देंगे, हाँ जी बिल बिल्कुल ठीक है, या उस पे अपना विडहोल्ड, मतलब वो जो एक्सेंट है वो दे ही ना, ठीक है, बस ये है। क्वेश्चन आया था क्या? विडहोल्ड करके रख सकते हैं उसको। हाँ वही, वो मैं सोचा था शायद 201 पे क्वेश्चन आया हुआ है पहले। कूल है। अरे ये तो ऐसे वेपन की तरह इस्तेमाल होता है, वेपन की तरह यूज होता है। ठीक है, सो लेट्स सी यू इन अनदर सेशन। ये प्लीज एक बार देख लेना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक्स हैं गाइस, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत जल्दी फेड हो जाएंगे। जैसे ही आपको ये लीगल टेंडर या फिर आपको जहां से भी ये समझ आएगा ना, ठीक है, मतलब ये आप इतनी जल्दी भूल जाओगे उसको कि आपको याद ही नहीं रहेगा फिएट मनी क्या होती थी, लीगल टेंडर क्या होता था, ठीक है। तो ये प्लीज कर लेने का, रिवाइज रिवाइज कर लेने का, ठीक है। और ज्योग्राफी का जो टेस्ट था, प्लीज गाइस डू द गिव दैट टेस्ट, डू दैट टेस्ट, इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए, ठीक है। आज की क्लास भी स्किप कर दी है कई लोगों ने, सो प्लीज टेक दैट क्लास ऑल्सो, मैं अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, ठीक है। ऑलरेडी 12 बजने वाले हैं, सो टेक केयर, गुड नाइट, सी यू इन नेक्स्ट सेशन। जय हिंद गाइस, बाय बाय।